पर आमरण अनशन करेंगे पहलवान, ये ऐलान कर दिया गया है। साथ ही उनका कहना है कि गंगा में हम मेडल बहाएंगे। शाम 6 बजे हरिद्वार जाएंगे पहलवान, जिन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया था। दरअसल WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब धरने का ऐलान पहलवानों ने किया है। अब नया जो जगह होगी धरना की वो होगी इंडिया गेट। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का ऐलान कर दिया है। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वो गंगा मां है। जितनी पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडल्स को हासिल किया था। तो बड़ा ऐलान पहलवानों का, गंगा में बहाने की चेतावनी दी है। कहा है कि शाम 6 बजे हम हरिद्वार जाएंगे, वहीं पर हम मां गंगा जो कि पवित्र है, जितनी पवित्रता से हमने मेडल जीते, उन मेडल्स को हम गंगा में बहा देंगे। और बात साहिल की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी। साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। रोहिणी कोर्ट में पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस पूछताछ में साहिल का कबूलनामा, आरोपी साहिल ने गुनाह को कबूल कर लिया है और कहा है कि गुस्से में हत्या की थी, इस बात को खुद माना है। कबूलनामा में यह बात कही गई है। वारदात के समय नशे में साहिल था और आरोपी साहिल की चैट से पर्दाफाश हुआ है। कई लड़कियों के संपर्क में भी साहिल था, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। साहिल पर लड़की को धोखा देने का आरोप लग रहा है। हाथ में कलावा, साहिल का छलावा। साक्षी मर्डर केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। राजधानी दिल्ली में भीड़ भरी सड़क पर एक 16 साल की लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला साहिल चाकुओं से वार करता रहा और आसपास से गुजर रहे लोग इस खौफनाक खेल को बेशर्मी के साथ देखते रहे और गुजरते रहे। अब साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में साहिल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई थी। उसका चेहरा देखकर साफ पता लगता है कि उसे न तो अपने किए का अफसोस है और न ही इस दरिंदगी के बाद उसके मन में कोई डर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब साहिल की तस्वीर सामने आई तो एक और अहम सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल पैदा हुआ साहिल के हाथ में दिख रहे लाल रंग के धागे को देखकर। दरअसल साहिल एक मुस्लिम है और उसने हाथ पर कलावा बांधा है, आखिर क्यों? वो आपके दोस्त रही है। साहिल के बारे में एक जानकारी, क्या वो हिंदू नाम से था या? साहिल नाम है तो हिंदू है, कलावा बांध रखा, वो हिंदू लड़का है, मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान होगा तो वो उसने साहिल नाम यूँ रखा होगा कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं फंस ना सकूं। तो कभी उसके बारे में बताई थी? उसके बारे में हमें नहीं बताई थी। ये कल ही नाम, वैसे हम सारी फ्रेंड है तो लड़के का जिक्र है ही नहीं हमारे बीच। कल वो जो लड़का मारा है ना, जब जाके पता चला कि कल मेरे को भी बताया गया, उसके घर से ही बताया कि वो लड़का उसे तंग करता था। जब जाके मुझे पता चली ये बात कि ऐसी बात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बयान भी आरती ने दिया है कि जिस तरह से बाकायदा आरोपी जो है अक्सर हाथ में कलावा बांधता था, देखा जा सकता है इस तरह से कलावा है, ऐसा ही कलावा साहिल भी बांधता था। अब जिस वक्त में बुलंदशहर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त में भी हाथ में वो कलावा बांधा हुआ था। तो क्या इसका फायदा उठाना, क्या अपने नाम का गलत वहां पे गलत नाम को अलग अलग नाम से वो जानता था या अपने अलग अलग नाम से दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता था, ये भी तफ्तीश का मसला है। और जब आरोपी को अब गिरफ्तार करने के वजह दिल्ली लाया जाएगा, जब उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, तो उसके बाद इस मामले में कई जानकारियां जो है निकल के सामने आ सकती हैं कि किस तरह से आरोपी अपने आप को किस नाम से प्रेजेंट करता था, किस नाम से अपने आप को दूसरे के सामने रखता था। पुलिस की जांच के मुताबिक साहिल और साक्षी में जान पहचान थी, लेकिन साक्षी के परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। साक्षी की मां ने कहा कि साहिल के बारे में पहले नहीं सुना था। साक्षी तो बस अपनी दोस्त के परिवार में किसी बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली थी और उनके पास उसके मर्डर की ही खबर आई। पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी। आपकी 10वीं क्लास से पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और इसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था?
कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान नहीं, करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। उधर पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी जारी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर साहिल ने क्यों हाथ में कलावा पहना और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर वो साक्षी को फंसाने के लिए छलावे का जाल बुन रहा था। कल एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि इस तरह से एक वारदात हुई है शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया में, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पाया कि एक डेड बॉडी, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन किया और आसपास सीसीटीवी कैमरे से पाया कि एक साहिल नाम का लड़का जो है एक लड़की को अटैक किया और उसके बाद जो है लड़की की डेथ हो गई। तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेट किया और साहिल जो है मौका छोड़ के फरार हो गया था। तो उसको फिर आज हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बुलंदशहर से पकड़ा है। ये अभी तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये है कि शायद जानते थे एक दूसरे को, पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इसमें, उसके बाद ही हम कुछ कॉन्क्रीट बोल पाएंगे। साक्षी अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तमाम सवाल वो छोड़ कर गई है। पहला सवाल उस खौफनाक चुप्पी पर है जो एक बेटी की चीखें सुनकर भी नहीं टूटी। दूसरा सवाल उस बेदर्दी पर है जिसने एक 16 साल की लड़की को चाकुओं के अनगिनत वार और पत्थर से कुचलकर मार डाला। तीसरा सवाल उस साजिश पर है जो एक मुस्लिम लड़के ने हाथ पर कलावा बांधकर एक हिंदू लड़की हत्या को अंजाम देने के लिए रची। जिस जगह पर 16 साल की लड़की के साथ में हैवानियत भरा एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आरोपी साहिल ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस वक्त मैं उस क्राइम लोकेशन को मैं दिखाना चाहूंगा। ये है वो क्राइम लोकेशन, इसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये देखिए प्लस का जो मार्क लगाया गया है वो स्थान को पहचानने के लिए, और इसके साथ ही इस जगह पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो ब्लड के जो सैंपल्स हैं, ब्लड के सैंपल्स जो हैं बकायदा वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं और मार्क भी वहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ ब्लड के सैंपल्स हैं। इसके साथ ही जिस तरह से इस पूरे लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन को दिखाया जा सकता है और ठीक ही यहाँ पे सामने में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही आरोपी की पहचान हुई और जिसके बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं इसके माध्यम से ही आरोपी को पहचाना गया और उसकी शिनाख्त हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में जो जो लोग इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे, जो भी शख्सियत हैं, उनसे भी इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। वही आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने मृतक के परिवार को यानी कि साक्षी के परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कश्मीर का रुख करते हैं जहां पर एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अनंतनाग के आशाजीपुरा में आतंकियों ने एक नागरिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतंकियों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। हाल ही में श्रीनगर में G20 की सफलता से पाकिस्तान और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दीपक कुमार सर्कस में काम करता था। इस हमले की गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने निंदा की है। 9:15 यही बाहर देखा जाके जख्मी पड़ा, हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल डॉक्टर अंदर ले गए, 5-6 मिनट बाद उन्होंने बोला डेथ हो गई। तो कितने बच्चे इंसिडेंट हुआ और कितनी गोली आपने सुनी? मैंने जब लास्ट में फायदे आवाज ही तब भाग गया बाहर। उसके बाद सभी जो वहाँ पड़ा था उसकी बीवी वहाँ पड़ी थी, रो रही थी, उसको उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए। बाकी फायरिंग डॉक्टर ने ये बताया नहीं कितनी गोलियां लगी कितनी नहीं लगी, तो बोले पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। कल हम लोग सब बैठे हुए थे अंदर, तो वो पानी लेने गया हुआ था रात 9 से 9:30 के बीच में, तो फायरिंग की आवाज़ आई, एक फायर की आवाज़ आई, तो हम सारे मतलब 4-5 बंदे यहाँ से दौड़ के गए तो देखा था कि यहाँ पर बंदा गिरा पड़ा है और उसको गोलियाँ लगी हैं, तो वो उठा के लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बताया कि 4 से 5 गोलियाँ लगी हैं इसे। तो कितने बजे आपने सुना? 9 बजे 9:15 के बीच में। एमपी में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन आतंकियों की मीटिंग की जगह से लेकर उस ग्रुप तक की जानकारी मिल रही है जिसके जरिए दहशतगर्द प्लान को अंजाम देने की साजिश रचते थे। लोग वहां मस्जिद में मीटिंग करते थे, लोकल की मस्जिद में,
और कट्टर प्रवृत्ति का वो फैलाते थे। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से संचालित होता था। एमपी में ISIS मॉड्यूल से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि कैसे ये मॉड्यूल प्रदेश में काम कर रहा था। इन आतंकियों ने मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया था, जहां ये मीटिंग किया करते थे। दहशत प्लान को अंजाम देने के लिए साजिश रचते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह। मॉड्यूल से जुड़े आतंकी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। लोग वहां मस्जिद में मीटिंग करते थे, लोकल की मस्जिद में, और कट्टर प्रवृत्ति का वो फैलाते थे। कई एंगल इसमें और सामने आए हैं। इन्होंने अपना बिस्मिल्लाह के नाम से ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप से संचालित होता था। NIA और ATS ने एमपी में ISIS मॉड्यूल पर शिकंजा कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि NIA और ATS ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं। उन्होंने MP पुलिस पेस्टिसाइड है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ISIS, HUT, JMB जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। मूल इसमें ATS और हमारी जो NIA दिल्ली की टीम है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी। मध्य प्रदेश कहीं सिर नहीं माने दिया जाएगा। 3 लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद। ये ISIS के लिए ये काम कर, और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन NIA के पास में है। ये FIR भी उन्होंने दर्ज की है। एमपी में ISIS से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद NIA और ATS लगातार कार्रवाई कर रही है। जबलपुर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। बीमारी में भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को भोपाल की विशेष NIA कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं और इन 9 सालों में मोदी ने इन सालों में देश की पहचान बदलकर रख दी है, दुनिया में कीर्तिमान कायम किया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा विजय रथ पर सवार मोदी सरकार के 9 साल दमदार है, असरदार हैं और धुआंधार हैं, क्योंकि मोदी ने इन सालों में देश की पहचान बदल दी, दुनिया में कीर्तिमान कायम किया और न्यू इंडिया के नाम पर वो ताज सौंपा जिसकी चर्चा हर जुबान पर है और उसी उपलब्धि को अब जन जन तक पहुंचाना बाकी है। तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बाद अलग अलग सेक्टर जो अभी भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में न आया हो या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने करने में कहीं भी अगर वो हुआ हो तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। इन 9 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कालखंड के 9 साल रहे हैं, ये अभूतपूर्व रूप से देश का विकास हुआ है। गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं इन 9 सालों में बनी है, देश में और लोगों
दिखाई देता है कि 2014 और 2014 से पहले और 2014 के बाद जिस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से देश का विकास हुआ है। में आए 9 साल मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जिसे 2019 में आई मोदी सुनामी ने विपक्षी के कई पुराने किलों को उखाड़ फेंका था। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक बार फिर से है। देश में 3 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन हुए हैं। तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए। 9 साल में पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसे अब गिनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये नागवार गुजर रहा है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर निशाना भी साधा और वोट देने साल अब 10 नंबर ही हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे। क्या उम्मीद करोगे? बिजली महंगी, कोटा बिजली का नहीं बढ़ा पाए, NHAI से किसी एक्सप्रेसवे के लिए बजट नहीं ला पाए। कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, एक बजट लाए हो तो बता दें आप। और प्रदेशों में एक्सप्रेसवे के लिए बजट मिल रहा है, NHAI बजट दे रहा है। और जिस देश को प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिया, NHAI का बजट क्या है? मुझे याद है प्रधानमंत्री दी गई थी तो यही मांग की थी समाज सरकार ने कि बिजली का कोटा बढ़े। बीजेपी मोदी सरकार के काम गिना रही है, लेकिन विपक्ष उन कामों में भी कमियां ढूंढ रही है। लेकिन मोदी सरकार के फैसलों से जनता को अब भी देश हित में जारी है। स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, कोविड टीकाकरण, 5G सेवाओं की शुरुआत। इन्हीं योजनाओं को अब घर घर तक पहुंचाया जा रहा है और 2024 की जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य इस बार 303 सीटों की जगह 350 के आंकड़े को पार कर। बीजेपी अब सभी राज्यों में अपने कामकाज को गिना रही है और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत से इतर जब बाबा बागेश्वर के सामने मोर नाचा तो बाबा भी खुद को नहीं रोक पाए। देखिए मोर संग बाबा का मलंग मस्ती। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए, क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त, आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यासपीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी। सुने होंगे उनके प्रवचन, हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी। लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इठलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी एक बस अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी कि तभी बस खाई में गिर गई। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली का कहना है कि झज्जर कोटली इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बचाव अभियान चल रहा है। बस में सवार तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। गाड़ी अमृतसर से कटरा की तरफ माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी और झज्जर कोटली पुल से ये नीचे रोल डाउन हुई है। इसमें तकरीबन 8 लोगों की डेथ हुई है फेटल कैजुअलिटी से और 30 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं। जो इंजर्ड लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और बाकी सभी टीम्स, पैरामिलिट्री की टीम्स और SDRF वो पुलिस की मदद कर रही है। लोकल्स भी मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? अमृतसर से आ रहे थे। अभी मैं जेम्स में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे जख्मी जो लोग हुए हैं इस बस हादसे में, उनके आने का सिलसिला चालू है। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। कई लोग जो है यहाँ पे लाए जा चुके हैं। कुल जो है 42 से 43 लोग जख्मी हालात में जो बस का एक्सीडेंट हुआ है उनके गोष्ठी के बाद उसको यहाँ पे लाया गया और पुलिस भी यहाँ पे पहुँची है। और तमाम जो लोग हैं और उस जगह कहना है कि जो हादसा है और ये काफ़ी दुखद है, इसलिए क्योंकि ये अपने बच्चे के मुंबई करने के लिए जा रहे थे। अब GMC की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इनको सही जो ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि कई अन्य कीमती जाने जो जख्मी हालात में हैं, जो काफी क्रिटिकल हैं, उनको बचाया जा सके। कैमरामैन आशुक के साथ राजन पैर, न्यूज़ 18 जम्मू। शाम 5:26 पर देखना न भूले हमारा खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड। और इसी के साथ इस बुलेटिन